अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। सबसे पहले आप सबको यौम आज़ादी की बेशुमार शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर आलम साहब, ये राजद के ज़िला अध्यक्ष हैं और किशनगंज चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। जाहिर है देश में आज़ादी का जश्न मन रहा है और हम आपको मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि दरअसल आज़ादी का मतलब क्या है। जिस आज़ादी के लिए हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, जिस कानून को नाफिज किया था अम्बेडकर साहब ने, और उस कानून के तहत कहा गया था कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, तो फिर क्या वजह है कि आज धर्म के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं और इख्तलाफात हो रहे हैं। सरवर साहब तफसील से जानना चाहेंगे प्लीज़। शुक्रिया निहाल भाई। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदुस्तान 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। हिंदुस्तान में एक ऐसा पर्व है स्वतंत्रता दिवस जिसमें न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। ये एक हिंदुस्तान का ऐसा पर्व है जो हर लोग एक टाइम में एक साथ मनाते हैं और ये परंपरा पिछले 74 साल से चलता हुआ आ रहा है, 73 साल से चलता हुआ आ रहा है, ये 74वां साल है। तो इसकी सबसे पहले तो मैं सबको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ कहीं थोड़ा सा दुख है इस बार हम लोगों को। दुख इस बात की है कि कोविड-19 को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसको लेकर के आज 15 अगस्त जैसे 15 अगस्त में हमेशा पूरे हिंदुस्तान जश्न में डूबा रहता था, वो कमी हम लोगों को महसूस हो रही है। अकेले अकेले झंडा फहराया जाता है। सिर्फ किशनगंज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज इस महामारी को लेकर के सारे लोग परेशान हैं और इससे बचने की भी ज़रूरत है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार जिस संख्या से बढ़ रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बीमारी से और तमाम तर चीज़ों से जो है लोगों को आज़ाद कराने की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है? मैं उसी पे आ रहा था। मैं वही कह रहा था कि देखिए, जब ये महामारी स्टार्ट होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में लॉकडाउन करवा दिया। उस वक्त व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। लॉकडाउन करने का मतलब होता क्या है कि आपने लोगों को घर में कैद इसलिए किया कि हम व्यवस्था को कंप्लीट कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ। आप लोग 1 महीना का समय दीजिए मुझे, 1 महीना आप अपने घर में रहिए, मैं इस बीमारी का जो इलाज है या उससे लड़ने का जो भी तरीका है मैं वो ढूंढ करके लेके आऊँगा और आपको फिर जैसा और कंट्री ने किया, चाइना ने किया और अमेरिका ने किया, सारे लोगों ने किया, तो आपने लॉकडाउन कर दिया। लेकिन लॉकडाउन करने के बाद आपने व्यवस्था क्या किया? भगवान भरोसे छोड़ दिए। ना आईसीयू की व्यवस्था कहीं पे हो पाई, ना वेंटिलेटर दिया, ना ऑक्सीजन मिल पाया, ना कुछ भी। इवन के सैनिटाइज़र आदमी को और मास्क नहीं मिल रहा था। पीपीई किट तो बहुत दूर की बात है। तो आपने व्यवस्था कुछ नहीं किया। और बिहार गवर्नमेंट तो शुरू से ही महामारी में, चाहे जो भी प्राकृतिक आपदाएं हों, उसमें हमेशा बिहार सरकार फेल रहा है, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो या आपका कोविड-19 है। तो इन सब चीज़ों में इन सरकार की कभी इच्छा भी नहीं हुई है। पिछले 15 सालों में हमने देखा है बाढ़ आज पहली बार कहीं नहीं आया है, या ये महामारी आज पहली बार नहीं आया है। आपने सुना होगा चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हज़ारों बच्चे डेथ कर गए, और इससे पिछले साल भी आया था, लेकिन वो कभी भी गलती को देख करके सीखने की कोशिश नहीं करता है। आपके राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी लगातार इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरते हैं, और पिछले दिनों नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, दरअसल ये जो है साहब ट्वीट खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अवाम को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, आप सबको पता है कि लॉकडाउन के जरिए विपक्ष का मुंह बंद करके रखा हुआ है। ये लॉकडाउन को बहाना बना करके विपक्ष का मुंह को बंद करके रखा गया है। अब अगर हम लोग ट्विटर या फेसबुक या जो भी हो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कुछ भी करते हैं तो उसको ट्विटर लगता है। हम कहीं जाते हैं तो जाने पे पाबंदी है उनका। आप देख लीजिए, आप बिहार को छोड़िए, हमारे किशनगंज में आए दिन आप देखिएगा कि बीजेपी जेडीयू का रैली होता है, सभाएँ होती है। आज तक एक भी FIR हुआ? प्रोटोकॉल फॉलो होता है? कुछ नहीं होता है।
अगर हम लोग कहीं पे जाएं राष्ट्रीय जनता दल वाले किसी प्रोग्राम को करने के लिए, तो प्रशासन पहले से फ़ोन करके अलर्ट कर देता है कि आप पता चला कि कल आप फलना जगह प्रोग्राम करोगे तो आपके यहाँ ये प्रोटोकॉल है। तो हमें प्रोटोकॉल दिखाया जाता है, उन लोगों के लिए प्रोटोकॉल कहाँ है? सही मानों में जिस आज़ादी की कल्पना की गई थी वो आज़ादी आज है या उसकी हत्या हो रही है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनजान नईमी साहब, कद्दावर नेता हैं, पहले जदयू में थे, अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हैं, भावी प्रत्याशी हैं बहादुर विधानसभा क्षेत्र से। आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं क्या कहते हैं इस पर। सर, आज आज़ादी का मैं पहले आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 74वां मतलब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दिए, उन लोगों ने जो कल्पना की थी देश की आज़ादी के लिए, मतलब उससे हम लोग आज हट रहे हैं। हमारी जो सरकारें हैं या जो भी दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, आज मतलब जो हमारा जो संविधान था उसको छेड़छाड़ करके नए ढंग से उसका ये कर रहे हैं और किसी एक समुदाय को टारगेट करके उससे तरह तरह के नारे लगवाते हैं, या मतलब जो ऐसा नहीं होना चाहिए उस तरह की घटना मतलब घटित हो रहा है हमारे देश में, जो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग ही हैं, इस तरह के लोग मुट्ठी भर ही हैं और इससे हम लोग विचलित नहीं हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा देश का जो ये था उसकी तरफ लौटेगा और आने वाला दिन अच्छा होगा देश के लिए। सर, जिस विधानसभा से आप आते हैं, इस विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही यहाँ स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा है। सवाल ये है कि अगर शिक्षा नहीं है तो हम इलिटरेट की जो आज़ादी है ये हमें कब मिलेगी, और यहाँ पर जो बीमारियां हैं हम इन बीमारियों से कब आज़ाद होंगे, और तमाम तो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से कब दी जाएगी? क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में आज भी हम अगर इन चीज़ों से महरूम हैं तो कहीं ना कहीं हम आज़ाद नहीं हैं? जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, सही बात है कि जो आज तक देश के मतलब देश आज़ाद होने का 74 साल हो गया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वो मुयस्सर नहीं हो रहा है लोगों को। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे रहनुमाओं की कमी है, जो आज मैं समझता हूँ पूरे मेरे ही विधानसभा नहीं, बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मतलब बहुत ही पिछड़ा और जहाँ ना कम्युनिकेशन का अच्छा कोई व्यवस्था है, मतलब हर तरह से हम लोग बहुत पिछड़े हैं। और जहाँ चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, मतलब शिक्षा में अगर हम लोग जाएँ तो पूरे मतलब हमारा ज़िला इसमें मतलब 32% ही शिक्षित है। आज जहाँ महिलाओं का ये था तो वो 7% से बढ़ के अभी 14% पे आया है। तो जब तक ये इसका परसेंटेज को हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, जब ये बढ़ेगा नहीं, तब तक हम नहीं समझते हैं लोग अपनी मतलब बुनियादी इसको समझ पाएगा कि मेरा अधिकार क्या है। अपने अधिकार को ही नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, इसलिए हमारे इलाके में आज विकास भी नहीं हो पा रहा है। यौम आज़ादी है और ज़ाहिर है हमारी कोशिश यही रहेगी कि तमाम तर सवालात इसी से जुड़े रहें, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियाँ तेज़ है। तो हम जानना ही चाहेंगे आपसे कि मौजूदा सरकार, बिहार की मौजूदा सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तरक्की के साथ जो इंसाफ के साथ तरक्की कर रहे हैं, क्या वाकई में देश में तरक्की हुआ है? क्या वाकई में आपके सूबे में बिहार में तरक्की हुई है? जहाँ तक सीमांचल का सवाल है तो सीमांचल बहुत ही पिछड़ा मतलब एरिया है हमारे बिहार में, और अगर ये देखा जाए तो इसके साथ बहुत भेदभाव भी हो रहा है। जैसे नालंदा को अकेले जितना फंड मिलता है, तो मैं नहीं समझता कि पूरे सीमांचल के जो जितने ज़िले हैं मतलब वो अकेले ये सारे ज़िलों को मिला करके उतना फंड अकेले नालंदा को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मतलब एक भेदभाव की नीति चल रही है, जिस कारण हमारे जो ज़िला है इससे हमारे रहनुमाओं ने इसका आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं कि हमारे इलाके में क्यों नहीं आखिर तरक्की हो रही है, हमारे इलाके के लिए आखिर विकास का काम क्यों नहीं तेज़ी से ये आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारे रहनुमा इससे मतलब पिछड़े हुए हैं, हमारे रहनुमा इसमें ये नहीं कर पा रहे हैं।